ओके, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। चैप्टर 6 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है? चलो यहाँ पे चीज़ हम शुरू करते हैं। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्यों मिसमैनेज करते हैं उसका, कंपनीज में जो मैनेजमेंट होता है उसका अपने उसके पास जो पावर्स होते हैं उसका मिसयूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप केस लॉ से समझ जाओगे, पता चल जाएगा आपको क्या क्या सीन होता है। ठीक है, अब केस ऑन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये केस कौन कौन से ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट? ठीक है, मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी प्रोडक्शन, रूल ऑफ फॉस वर्सेस हर्बॉटल। फॉस वर्सेस हर्बॉटल में क्या हुआ था? फॉस वर्सेस हर्बॉटल में क्या हुआ था? शेयर होल्डर जो थे इंस्टीट्यूट अगेंस्ट डायरेक्टर थे। द कंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर का क्या था? इस डायरेक्टर हैज अफेक्टेड वेरियस इलीगल एंड फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। शेयर होल्डर बोल रहे थे, शेयर अगेंस्ट थे, शेयर होल्डर डायरेक्टर के अगेंस्ट थे और वो बोल रहे थे क्या, शेयर होल्डर बोल रहे थे कि भैया ये जो है कौन, ये जो डायरेक्टर है ये इलीगल और फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है। डायरेक्टर क्या कर रहा है? मिस अप्लाइड कर रहा है, अल्टेट कर रहा है, वेस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी का। तो द शूट वाज लेटर डिसमिस, ये जो शूट था डिसमिस कर दिया गया फॉलोइंग ग्राउंड्स पे। द अपील शैल बी फाइल्ड बाय कंपनी एंड नॉट बाय शेयर होल्डर। क्या ये कहते हैं कि भैया अपील कौन फाइल करेगा? कंपनी फाइल करेगी, शेयर होल्डर फाइल नहीं करेगा। कंपनी फाइल करेगी कि भैया ये जो डायरेक्टर है गलत कर रहा है, मिसफेरेंस कर रहा है और इलीगल और फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है, मिस अप्लाइड कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है, वेस्टेड प्रॉपर्टी। मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर शैल रिकॉग्नाइज एज रिप्रेजेंटेटिव कंपनी। मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर क्या होंगे? शैल बी रिकॉग्नाइज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ मेजॉरिटी रूल। मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर होनी चाहिए, मतलब शेयर होल्डर क्या नहीं कर सकते? एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, शेयर होल्डर एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते और मेजॉरिटी होनी चाहिए। और रॉन्ग डन ऑफ द कंपनी रेटिफाइड बाय कंपनी एक्टिंग थ्रू मेजॉरिटी इफ इट्स मेंबर। जो गलत हुआ है उसको क्या करेंगे? रेक्टिफाई कर देंगे। जो गलत हुआ है उसको रेक्टिफाइड कर देंगे बाय कंपनी से एक्टिंग थ्रू मेजॉरिटी इफ इट्स मेंबर्स। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट शैल बी अवॉइडेड, और बहुत सारे शूट मत करना, ये अवॉइड कर दिए जाएंगे। तो सीधा क्या है, फॉस वर्सेस हर्बॉटल में बोला है कि भैया कंपनी डायरेक्टर मेंबर डायरेक्टर के अगेंस्ट है और वो बोल रहे थे कि डायरेक्टर क्या कर रहा है, इलीगल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और वो मिसयूज़ कर रहा है। क्या रिको मिसयूज़ कर रहा है? क्या इलीगल फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, मिसअप्लाइड और अल्टरनेट और वेस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी को। तो ये जो उन्होंने एप्लीकेशन करी इसको डिसमिस कर दिया गया। कह रहा है कि भैया शेयर होल्डर एप्लीकेशन नहीं कर सकते, शेयर होल्डर एप्लीकेशन नहीं कर सकते, ये कंपनी को करनी पड़ेगी। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर को एक रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी के। ठीक है, और जो उसने रॉन्ग करे हुए काम डायरेक्टर ने कंपनी के, वो रेक्टिफाइड कर देगी कंपनी। ठीक है, मेजॉरिटी से। और आप बहुत सारे सूट फाइल नहीं कर सकते, मेजॉरिटी से करना चाहिए आपको। और कंपनी शेयर होल्डर फाइल नहीं कर सकता, कंपनी फाइल करेगी एप्लीकेशन। ओनली पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन शू, सिर्फ पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट शू कर सकते हैं। ये था फॉस वर्सेस हर्बॉटल। ठीक है, अब एक्सेप्शन ऑफ फॉस वर्सेस हर्बॉटल का क्या है? मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन शेयर होल्डर फाइल कर सकता है, मेजॉरिटी जरूरी नहीं है हो। तो कंपनीज एंड कॉर्पोरेट लॉ देयर आर सम रूल्स ड्राइव फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ रियलिटी, वन और मोर रूल, वन ऑफ द रूल इज मेजॉरिटी रूल। Company decide by majority, act by majority, work by majority, policies and bylaw by majority, file litigation by majority। वो कुछ भी करता है सब मेजॉरिटी से होता है। डिसाइड करेगा,
कोई भी डिसाइड होगा मेजॉरिटी से होगा, एक्ट होगा मेजॉरिटी से होगा, वर्क होगा मेजॉरिटी से होगा, पॉलिसीज एंड बाइज लॉज भी मेजॉरिटी से होंगे, एप्लीकेशन लिटिगेशन होगा मेजॉरिटी से, एक्सेप्शन फॉर मेकिंग लिटिगेशन वन मेंबर इनफ फॉर मेजॉरिटी नॉट रिक्वायर्ड। अगर लिटिगेशन करना है तो एक ही मेंबर बहुत है, आपको मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केस में, ठीक है। मैनेजमेंट ने मिसमैनेजमेंट करा एसेट्स का, फ्यू मेंबर वांटेड टू शो देम और इट इज़ अलाउड, और ये क्या है, अलाउड है। वाह, कुछ नया तो बताया नहीं इसने। एक्सेप्शन, अब केस ऑन ऑपरेशन, ये था मिसमैनेजमेंट पे ऑपरेशन है। एक्सेप्शन अंडर कॉमन लॉ, एक्सेप्शन अंडर कंपनीज एक्ट, अब नीडल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस नीडल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें क्या हुआ था, ऑपरेशन का है ये, नीडल इंडस्ट्रीज वर्सेस नीडल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके ठीक है, फर्स्ट केस है नीडल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस नीडल इंडस्ट्रीज न्यूई लिमिटेड, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये है कि आपने कोई ब्रीच ऑफ लॉ नहीं, कॉन्ट्रेरी ऑफ लॉ, कोई एक्ट ऐसा जो कॉन्ट्रेरी है लॉ के, वो ज़रूरी नहीं है कि क्या है, वो वायलेशन ऑफ लॉ है। एक अनवाइज और केयरलेस एक्ट डज नॉट इम्प्लाई ऑपरेशन, अनवाइज और केयरलेस एक्ट डज नॉट इम्प्लाई ऑपरेशन। मतलब अनवाइज और केयरलेस एक्ट में एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आपने रिटर्न अपनी फाइल नहीं करी, जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल करी, अब जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल हुई तो आपके राइट पे कोई इम्पैक्ट थोड़ी ना आ रहा है इससे, तो अनवाइज और केयरलेस एक्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट नहीं है। अनवाइज एंड केयरलेस एक्ट डज नॉट इम्प्लाई ऑपरेशंस, अनवाइज और केयरलेस ऑपरेशंस, अनवाइज और केयरलेस एक्ट क्या नहीं है, नॉट इम्प्लाई ऑपरेशन, ठीक है। अब हम आते हैं सिंड्री आयरन फाउंड्री, सेकंड केस है सिंड्री आयरन फाउंड्री। इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ नहीं हुआ था, अगर आपका कंटिन्यूस इम्पैक्ट है, अगर कोई ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हुआ उसका कंटिन्यूस इम्पैक्ट है तो उसे हम आज भी बोलेंगे कि वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको डिविडेंड देना था, आपने सबको दे दिया, एक को छोड़ दिया, तो वो उस टाइम तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है, पर 2-3 साल बाद वो नहीं होगा क्योंकि उसका कंटिन्यूस इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अब दूसरी जगह आपको बोनस शेयर्स देने थे, सबको दे दिया, आपने एक बंदे को नहीं दिया, तो यहाँ पे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसका कंटिन्यूअस इम्पैक्ट है किस पे, क्योंकि बोनस शेयर्स मिलते तो उसको शेयर्स भी मिलते तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती, वैल्यू नहीं बढ़ती, सिंपल सी बात है, चलो वैल्यू नहीं बढ़ती तो डिविडेंड तो बढ़ता, तो कंटिन्यूस इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर, तो ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है। सिंड्री आयरन फाउंड्री। अब राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्ण, राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्ण, इसमें क्या था, ऑपरेशन कंप्लाइड ऑफ मस्ट अफेक्ट अ पर्सन इन हिज कैपेसिटी और कैरेक्टर एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ऑपरेशन कंप्लेंट ऑफ मस्ट बी अफेक्ट अ पर्सन, उसको क्या अफेक्ट होना चाहिए पर्सन को इन हिज कैपेसिटी और कैरेक्टर एज अ मेंबर ऑफ कंपनी। हार्श और अनफेयर ट्रीटमेंट इन अदर कैपेसिटी, एग्जाम्पल एज अ डायरेक्टर और क्रेडिटर इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस चैप्टर। स्टेक होल्डर, मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सिंपल, अरे यार गलत हो गया था, ठीक है। और सिंड्री आयरन फाउंड्री, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्ण में क्या हुआ था, अगर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हम तभी बोलेंगे अगर वो कंपनी का मेंबर है, और उस पर एक अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है अदर कैपेसिटी में, तो मेंबर है तभी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉई, वर्कमैन, डाटा क्रेडिटर, गवर्नमेंट, पब्लिक, ये
एम्प्लॉय उसमें नहीं आता, वर्कमैन नहीं आता, ठीक है। सेठ मोहनलाल, ओके। तो अब हम आते हैं कौन से केस लॉ पे, सेठ मोहनलाल गणपत राम वर्सेस सयाजी जुबली कॉटन मिल्स लिमिटेड। सेठ मोहनलाल गणपत राम वर्सेस सयाजी जुबली कॉटन मिल्स लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था, अगर आप लीगल को फॉलो करते हो या इलीगल करते हो, ठीक है, इलीगल लीगल करते हो या इलीगल करते हो, ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। जैसे लीगल में आप कोई नॉन डैमेज, और यहाँ पे लीगल में डैमेज होता है कि कोई डैमेज नहीं होता, तो डिविडेंड देना, बोनस देना, कोई डैमेज थोड़ी ना हुआ। और आप डैमेजिंग कौन सा, रिमूव कर दिया आपने डायरेक्टर को, मेंबर को बोल दिया कि भैया वोट करो, इसमें वोट मत करो इसमें 188 में, क्योंकि हम बोलते हैं ना वोट मत करो इसमें 188 में रिलेटेड पार्टी, तो ये डैमेजिंग है भैया, उसको राइट्स है ना उसके पास, बट ये लॉ के द्वारा है, तो ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। और इलीगल है, जैसे डैमेज इलीगल हो गया, फ्रॉड कर दिया आपने, तो ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है। इलीगल और डैमेज कर दिया, ये ऑपरेशन है। और नॉन डैमेजिंग सेल ऑफ ड्रग्स, तो ये ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑपरेशन है इलीगल, जिससे डैमेज हो रहा है, फ्रॉड कर रहे हैं आप, वही ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में आएगा। अब इसमें क्या है, चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल। चंद्र कृष्णा गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल, क्या क्या नाम है, चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस हीरालाल गिरधारी लाल। अरे हीरालाल नहीं है भाई साहब, पन्नालाल है, पन्नालाल। चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल, ये था केस लो। अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते या डिविडेंड देते नहीं हो, तो ये ऑपरेशन नहीं कहलाता, ठीक है, सिंपल सी बात है। शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब। इसमें क्या हुआ था कि ये जरूरी नहीं है कि ओनली इक्विटेबल कॉज ऑफ वाइंडिंग अप हो। और सुनो, एक ये शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब में क्या हुआ था, अगर इक्विटेबल कॉज ऑफ वाइंडिंग अप प्लस हार्श एंड रॉन्गफुल और विजिबल डिपार्चर फ्रॉम फेयर डीलिंग है, तभी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है। जैसे कि ये इक्विटेबल कॉज ऑफ वाइंडिंग अप, ये इनफ नहीं है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया मेजॉरिटी ने ऑपरेस करा माइनॉरिटी पे, और ये जो कंडक्ट करा है वो हार्श एंड रॉन्गफुल है, और ये क्या कहते हैं, क्लियरली डिपार्चर है, विजिबल डिपार्चर फ्रॉम फेयर डीलिंग, ठीक है, विजिबल डिपार्चर है, फेयर डीलिंग से आप डिपार्चर कर रहे हो। जैसे कि सारे मेंबर को डिविडेंड दिया और ऋषिता को नहीं दिया, तो ये गलत बात है। फिर रश्मि सेठ वर्सेस चैमिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या है, द इलीगल इशू ऑफ शेयर्स टर्निंग टू मेजॉरिटी इन माइनॉरिटी। देखो आपने क्या करा, इलीगली शेयर्स इशू कर दिए, जो मेजॉरिटी में थे वो माइनॉरिटी बन गए। मतलब कि 1 लाख शेयर से आपने, एक बंदे ने 60,000 शेयर्स ले रखे थे, आपने 1 लाख और इशू कर दिए, टोटल 2 लाख हो गए। अब 2 लाख शेयर में 60% कितना होगा, वो 50% माइनॉरिटी बन गया। तो ऐसे ही ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होता है ये, ठीक है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, विजिबल डिपार्चर और ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑन मेजॉरिटी में भी हो सकता है। ये क्या था, रश्मि सेठ वर्सेस चैमिन, ठीक है। जलंधर चक्रवर्ती वर्सेस पावर टूल अप्लायंसेज। इसमें क्या हुआ था, मेजॉरिटी कैन क्लेम द रिलीफ, मेजॉरिटी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 241 में। इंक्रीज और डिक्रीज इन अ capital of the company shall not called as operation unless the change in the pattern of shareholding and turns out to majority in minority। मतलब कि
इसमें जैसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी में होगी या माइनॉरिटी मेजॉरिटी में होगी, यहाँ पे चेंज शेयर होल्डिंग का पैटर्न चेंज हो गया ना, तभी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा तभी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होगा। अलियंस सिक्योरिटीज लिमिटेड वर्सेस रीगल इंडस्ट्रीज। ओके, तो अब हम आते हैं किस पे, शांति गायकवाड़ वर्सेस संग्राम सिंह पी गायकवाड़। वाह, शांति गायकवाड़ इसकी मम्मी लग रही है, और वर्सेस संग्राम सिंह पी गायकवाड़ ये इसका बेटा लग रहा है। तो इसमें क्या हुआ, अगर आप नोटिस देना भूल जाते हो तो ये ऑपरेशन है, अगर आप नोटिस नहीं देते हो और उसके बाद इंटेंशनली आप रिजोल्यूशन पास कर देते हो, ये भी ऑपरेशन है, और आप क्या करते हो, आप शॉर्ट नोटिस देते हो तो ये ऑपरेशन नहीं है। तो नॉट एन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द नोटिस डायरेक्टली, ये जरूरी नहीं है। अब मैनेजमेंट के केसेस में से SM रामकृष्ण राव वर्सेस बेंगलोर रेस क्लब्स। SM रामकृष्ण राव वर्सेस बेंगलोर रेस क्लब्स क्या है, वायलेशन ऑफ कंडीशन बाय पर्सन इन चार्ज मैनेजमेंट लीड्स टू मिसमैनेजमेंट। अगर आपने क्या कर दिया, जो MOA में कंडीशन लिखी है आपने उसका वायलेशन कर दिया, MOA में जो कंडीशन लिखी है आपने उसका वायलेशन कर दिया, तो हम ये मान लेंगे आपने मिसमैनेजमेंट किया है। MOA में जो कंडीशन लिखी है आपने उसका वायलेशन कर दिया, हम ये मान लेंगे आपने मिसमैनेजमेंट किया है। ठीक है। मलयालम प्लांटेशन इंडिया, आप मलयालम प्लांटेशन ऑफ इंडिया में आपने क्या करा कि आपने अंडरटेकिंग को सेल कर दिया विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर, ये मिसमैनेजमेंट है। सेलिंग ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी विदाउट कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 180 तो एट अ लोअर प्राइस इज एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। सुरेश कुमार संगाई वर्सेस सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड, डिस्प्यूट अमंग डायरेक्टर के अमंग डिस्प्यूट चल रहा है रिजल्टिंग इन अ सीरियस प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर ये दोनों ही डायरेक्टर आपस में लड़ भिड़ रहे हैं तो ये ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इससे प्रेजुडिशियल कंपनी को लॉस हो रहा है तो RS माथुर वर्सेस HS माथुर, RS माथुर वर्सेस HS माथुर। ठीक है, इसमें क्या है, द एप्लीकेशन अबाउट पास्ट एक्ट और रॉन्ग डन शैल नॉट मेंटेन, मिसमैनेजमेंट शैल प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस। आपने बाद में किया था बट वो ठीक कर दिया तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं है। मिसमैनेजमेंट होना है तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन पास्ट में किया नहीं है, प्रेजेंट में इम्पैक्ट प्लस एक्ट है तो हो जाएगा, फ्यूचर में नहीं है तो ऑपरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस, प्रेजेंट में होगा कंटिन्यूस में होगा। और मिसमैनेजमेंट क्या है, पास्ट में हुआ नहीं है, फ्यूचर में हुआ, प्रेजेंट में भी होगा। मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस एंड फ्यूचर। अच्छा, ऑपरेशन सिर्फ प्रेजेंट में होता है एंड कंटिन्यूस होता है, जैसे बोनस वाला था, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस। और मिसमैनेजमेंट फ्यूचर में भी हो सकता है, जैसे कि आप अपॉइंट करोगे किसी फ्रॉडलेंट डायरेक्टर को तो फ्यूचर में कर सको, मिसमैनेजमेंट हो सकता है फ्यूचर का भी। तो यहाँ पे सर ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट केस लॉ थे यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब हम आते हैं सेक्शन 241 में, एप्लीकेशन अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अब एप्लीकेशन बोलता है कि आप 244 में चले जाओ, तो 244 में ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अब एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है, एप्लीकेशन कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल करेंगे, या तो 100 मेंबर, और इसमें से मेंबर नॉट लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल। एक मिनट, लेट मी चेक दिस बुक में देखूंगा। 241 में कहता है कि आप इसमें चले जाओ, 244 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा, टोटल मेंबर है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन करनी है अगर शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर, लोअर ऑफ कौन सा, 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। इसमें से जो लोअर होगा उसी वही एप्लीकेशन कर सकता है। अगर गारंटीज करनी है तो 1/5 ऑफ द इशूड कैपिटल। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी 1/5 और टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स देखेंगे, मेंबर्स कैपिटल तो है ही नहीं इसमें,
जिसकी कैपिटल ही नहीं है तो वहाँ से कहाँ से लेगा कैपिटल। 1/5 ऑफ द मेंबर, किसमें 1/5। अगर सो मोटो कर सकती है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई टू द कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल फॉर द ऑर्डर अंडर सेक्शन 241। तो एप्लीकेशन टू CLT अनपेड कॉल ऑन शेयर्स वो नहीं कर सकता, होल्डर ऑफ शेयर वांटर वो नहीं कर सकता क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है, क्योंकि ड्यूज पे नहीं करे उसने, और ट्रांसफर ही अंटल द ट्रांसफर रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड मेंबर ही नहीं है हमारे पास। तो जॉइंट होल्डर कर सकते हैं, मेंबर इन केस ऑफ डीमैटेरियलाइज वो भी कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो भी कर सकता है, और पर्सन जो होल्ड कर रहा हो डिग्री ऑफ रेक्टिफिकेशन रजिस्टर वो भी कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो डिवीज का वो भी एप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है, तो कौन कौन नहीं कर सकता? जिसने कॉल पे नहीं करी, जिसने कॉल नहीं पे करी, जिसका शेयर रजिस्टर्ड पे नाम नहीं है, और होल्डर ऑफ शेयर वारंट। अब ठीक है, यहाँ पे 2-3 केस लॉ और है इसके हिसाब से। मई 22 में एक आया था हमारे पास, ठीक है, 3-4 केस लॉ ही है, ज़्यादा नहीं है। क्या क्या है? द जगदीश चंद्र मेहरा वर्सेस न्यू इंडिया एम्ब्रॉयडरी मिल्स। वाओ, जगदीश चंद्र मेहरा वर्सेस न्यू इंडिया एम्ब्रॉयडरी मिल्स। अब इसमें क्या होगा, मेरे को याद आ रहा है कि भैया पहले वो एप्लीकेशन करते हैं फिर विड्रॉ कर लेते हैं, बट जो एप्लीकेशन, जो हमें कंडीशन देखनी सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम देखनी है, उसके बाद नहीं देखनी, भले ही वो विड्रॉल क्यों ना कर ले। द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर होल्डिंग एप्लीकेबल ओनली एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन। इफ़ सम एप्लीकेंट सीजेस टू मेंबर, अगर कोई मेंबर क्या होता है, खत्म हो जाता है मेंबर, मतलब जब एप्लीकेशन कर रही थी तो वो मेंबर था और कुछ टाइम बाद वो मेंबर शेयर बेसिस मेंबर नहीं है, तो आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन इज डज नॉट रिवोक द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को ख़त्म नहीं कर देता। अच्छा, सायाबाद टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस सारेंद्र नाथ कट्टक। इसमें क्या है? द नेम ऑफ एप्लीकेशन, द नेम ऑफ द एप्लीकेंट स्टक फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर फॉर अनस्टैम्प्ड ट्रांसफर विल नॉट मेक एन एप्लीकेशन इनवैलिड। मतलब जो एप्लीकेशन का रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में नाम है, जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट का नाम है, ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर फॉर अनस्टैम्प्ड ट्रांसफ़र, मतलब उस पर स्टैम्प नहीं हुआ ट्रांसफ़र पे, विल नॉट मेक एन एप्लीकेशन, वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी। ठीक है। और मक्खन लाल जैन वर्सेस अमृत वनस्पति लिमिटेड। अरे भाई साहब, सब खाने पीने की चीज़ें चल रही हैं। द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स शैल बी टेकन इन राइटिंग बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। सारे मेंबर से क्या कर लो? कंसेंट ले लो। आप एप्लीकेशन करने जा रहे हो तो सारे मेंबर से कंसेंट ले लो कि भैया हम ऑपरेशन एडमिशन। द कंसेंट टेकन आफ्टर मेकिंग एन एप्लीकेशन इज इनफेक्टिव। अगर आप एप्लीकेशन करने के बाद कंसेंट ले रहे हो तो ये इनफेक्टिव हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, एप्लीकेशन सारी तुम्हारी इनवैलिड हो जाएगी, इनफेक्टिव हो जाएगी। Only giving consent is not important. Consent must be showing application of mind for giving consent. मतलब कि सिर्फ आपका कंसेंट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड से कंसेंट दे रहे हो। किसी ने बंदूक लगा के बोल दिया अरे कंसेंट दे रहे हैं, इसमें हम ऑपरेशन मैनेजमेंट करवाएंगे, तो ये कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओनली गिविंग कंसेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कंसेंट आप क्या कर रहे हो? शो, कंसेंट शो करता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड फॉर गिविंग कंसेंट। ठीक है। द विड्रॉल ऑफ कंसेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग आफ्टर एप्लीकेशन डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन। मतलब मैंने कंसेंट दी थी, जब एप्लीकेशन कर दी तो मैंने कंसेंट दी थी, पूरे आ रहे थे, और फिर उसके बाद मैंने विड्रॉल कर लिया, तो ये इनफेक्टिव नहीं होगा, आपको वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है। और कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कैन इंटरवेन इफ मेजॉरिटी प्रूव्ड अबाउट द ऑपरेशन ऑन देम। NCLT क्या कर सकती है? इंटरवीन कर सकती है अगर मेजॉरिटी ने प्रूव कर दिया कि भैया हम पे क्या हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। मेजॉरिटी ने प्रूव कर दिया था कि हम पे ओके, तो हम ICAI के मॉड्यूल से कर रहे हैं सेक्शन 241 एप्लीकेशन कर रहे हैं रिलीफ के लिए जो ऑपरेशन हुआ है। तो कौन कर सकता है? एप्लीकेशन कर सकता है मेंबर। पहला बंदा कौन करेगा? एप्लीकेशन करेगा मेंबर। अगर किसी भी मेंबर को लगता है, वो कंप्लेन कर देगा कि भैया जो कंपनी चल रही है अफेक्ट कर रही है पब्लिक इंटरेस्ट को, मेंबर हमको खुद को कर रही है और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो ये अफेक्ट हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन कर देगा। और क्या हो रहा है? मटेरियल चेंजेस हो चुके हैं मैनेजमेंट में, और कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मटेरियल चेंजेस हो गए किसमें? मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी। उसकी वजह से जो कंपनी का अफेयर कंडक्ट हो रहा है
अफेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट के मेंबर को, क्लास और इंटरेस्ट मेंबर के इंटरेस्ट को, मेंबर्स को और उसके क्लास ऑफ मेंबर्स को, तो वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन कौन कर सकता है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। उसकी ओपिनियन में भैया जो भी ये चल रहा है अफेक्ट और जो भी कंडक्ट हो रहा है अफेयर ऑफ द कंपनी नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो सुओ मोटो एप्लीकेशन कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट किसको, ट्राइब्यूनल को, कि भैया जो उसकी ओपिनियन में अफेयर ऑफ द कंपनी कंडक्टेड इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा तो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी बताएगा, तो वो खुद ही अप्लाई कर देगा ट्राइब्यूनल को, प्रोवाइडेड जब वो एप्लीकेशन करेगा। और तीसरा इनिशिएशन ऑफ केस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने खुद कर दिया, केस इनिशिएट कर दिया खुद ही ने। कौन कौन से केस में कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में कहता है सर्कमस्टांसेस, ये सारी सर्कमस्टांसेस सजेस्ट करते हैं कि भैया मैं खुद एप्लीकेशन कर देगा वो। अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, कोई पर्सन कंडक्ट कर रहा है मैनेजमेंट को कंपनी के और गिल्टी है, फ्रॉड है, मिसफेरेंस है, परसिस्टेंट है, नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट है, तो ठीक है ये बंदा वो कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर कोई पर्सन कंडक्ट करता है मैनेजमेंट को कंडक्ट एंड मैनेजमेंट करता है कंपनी के अफेयर को, और वो किस में इन्वॉल्व हो जाता है, वो जो हो जाता है फ्रॉड में, मिसफेरेंस, परसिस्टेंस, नेग्लिजेंस और डिफ़ॉल्ट कर देता है कि भैया जब वो अपना काम करता है उसमें डिफ़ॉल्ट करता है, तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही इन्वॉल्व हो जाएगी, इनिशिएट कर देगी केस। और जो बिज़नेस है कंपनी का वो वैसे कंडक्ट नहीं हो रहा और वैसे मैनेज नहीं हो रहा जैसे उसको होना चाहिए था, साउंड बिजनेस नहीं है, प्रूडेंशियल कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस नहीं है, तो भी वो इन्वॉल्व हो जाएगा, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और कंपनी जो कंडक्ट हो रही है, मैनेज हो रही है, उस पर्सन जो चला रहा है उसको वो सीरियस इंजरी है या तो डैमेज कर रहा है इंटरेस्ट को, कंपनी को, इंडस्ट्री को कर रहा है, बिजनेस को डैमेज कर रहा है, तो भी वो इन्वॉल्व हो जाएगा। और जो बिजनेस है कंपनी का ऐसे कंडक्ट हो रहा है उस पर्सन के साथ तो डिफ्रॉड कर देगा उसके क्रेडिटर को, मेंबर को और एनी अदर पर्सन को जो अनलॉफुल पर्पस के लिए, तो वो जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, तो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी। और जिसको ट्राइब्यूनल ने रेफर करा है वो जॉइंट रिस्पोंडेंट टू एप्लीकेंट, और जो भी एप्लीकेशन होगी उसके अंदर क्या होगा, कंसाइज स्टेटमेंट होगी, क्या क्या सर्कमस्टांसेस से, कौन कौन से मटेरियल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो नेसेसरी है इंक्वायरी के लिए, और साइन करेगा और वेरीफाई करेगा जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल छोड़ो अभी। अब राइट टू एप्लीकेशन अंडर 241 बंदों के पास राइट है, कौन कर सकते हैं, 1/10, 100 और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन कौन कर सकता है ऑपरेशन का, 1/10 ऑफ मेंबर, 100 मेंबर और 1/10 ऑफ कैपिटल, तो ये बंदे कर सकते हैं, इसमें जो सबसे कम होगा। और कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द मेंबर करेंगे, 1/5 ऑफ द मेंबर करेंगे, प्रोवाइडेड जो एप्लीकेशन दी है तुमने ट्राइब्यूनल को, दे ऑल द रिक्वायरमेंट्स ए और बी को एनेबल द मेंबर टू अंडर था, ठीक है। इंटाइटलमेंट ऑफ मेंबर टू मेक एन एप्लीकेशन, अगर एक और एक से ज़्यादा मेंबर का एप्लीकेशन करते हैं ट्राइब्यूनल को ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर, ऑब्टेनिंग रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी, आपको सबसे रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने केस लॉस पढ़े थे। पावर क्या है ट्राइब्यूनल की, ट्राइब्यूनल की क्या पावर है, ट्राइब्यूनल की पावर यहाँ पे ट्राइब्यूनल की पावर है वो ऑर्डर पास कर सकता है, कैसे, अगर उसको लगता है कि भैया जो कंपनी के अफेयर हैं और बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर, इस मैनर में कंडक्ट हो, हाँ ठीक है। तो ये पावर ऑफ ट्राइब्यूनल क्या है भैया कि ट्राइब्यूनल ना ऑर्डर पास कर सकता है, अगर उसको एप्लीकेशन आई 241 में और उसके ओपिनियन में भैया जो कंपनी का अफेयर है वो हैव बीन और आर बीइंग कंडक्ट हो रहा है इन अ मैनर
प्रिजुडिशियल और ऑपरेसिव टू एनी मेंबर, किसी भी मेंबर के प्रिजुडिशियल हो रहा है या तो किसी मेंबर के और मेंबर्स, मेंबर और मेंबर्स, प्रिजुडिशियल टू पब्लिक और प्रिजुडिशियल टू पब्लिक, प्रिजुडिशियल टू मेंबर और मेंबर्स और प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अबे यार, prejudicial to the interest of the member or members, prejudicial to the interest of the company और prejudicial to the interest of the public, ये तीनों है। तो वो फाइल वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर देगा कि ट्राइब्यूनल को जो उसको लगता है ब्रिंगिंग टू एंड द मैटर, उस मैटर को एंड करने में, और कंप्लाइड ऑफ सच ऑर्डर जो उसको ठीक फिट, उस मैटर को ख़त्म करने में जो उसको ठीक लगता है वो ऑर्डर पास कर देगा। और वाउंड अप कर देगा कंपनी को जो वुड अनफेयर प्रिजुडिस सच मेंबर, जो अनफेयर है, वाउंड अप कर देगा कंपनी को जो अनफेयर है प्रिजुडिस सच मेंबर और मेंबर्स के लिए। बट अदरवाइज द फैक्ट वुड जस्टिफाई फॉर मेकिंग द वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज जस्ट एन इक्विटेबल ऑफ द कंपनी शुड वाउंड अप। यहाँ पे वाउंड अप हो जाती है। और नेचर ऑफ ऑर्डर, कौन कौन सा ऑर्डर दे सकता है ट्राइब्यूनल, कि भैया वो क्या कर सकता है, किस लिए, फॉर रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट करने के लिए ऑर्डर दे सकता है कि भैया ऐसे रेगुलेट करो। परचेज कर सकता है शेयर्स कंपनी के, और परचेज कर सकता है शेयर, और रिडक्शन कर सकता है शेयर कैपिटल में, रिस्ट्रिक्शन कर सकता है ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पे, टर्मिनेट कर सकता है, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन कर सकता है, और सेल और शेयर वन और मोर मेंबर टू अदर मेंबर को कर सकता है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, टर्मिनेट और मॉडिफाई कर सकता है एग्रीमेंट और एनी डायरेक्टर और मैनेजर का, रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन, रिकवरी कर सकता है, ये ऑर्डर में दे सकता, ऑर्डर इसके लिए कर सकता है, रिकवरी कर सकता है ऑफ अनड्यू गेन फ्रॉम किसी भी डायरेक्टर मैनेजर ने कराया, ट्रांसफर ऑफ इट्स IEPF, और अपॉइंटमेंट कर सकता है नॉमिनी डायरेक्टर को, और मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू बोर्ड और मैनेजर को बता सकता है, और कंडक्ट कर सकता है ऑफर ऑफ कंपनी इन फ्यूचर, कंडक्ट कर सकता है अफेयर, कंपनी का अफेयर वो कंडक्ट कर सकता है, इम्पोज कर सकता है कॉस्ट ऑफ एनी ऑर्डर, और सेट असाइड कर देगा कोई भी एग्रीमेंट ऑफ गुड्स सर्विस प्रॉपर्टी पेमेंट इन द लास्ट 3 months में बिफोर एप्लीकेशन, वो सेट असाइड कर देगा बिफोर एप्लीकेशन से पहले लास्ट 3 months में जो भी हुए हैं तो वो उनको सेट असाइड कर देगा, और कोई कंपनसेशन भी नहीं देगा बिकॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। और फाइलिंग ऑफ ट्राइब्यूनल विद इन 30 days में जो ऑर्डर उसका आएगा ट्राइब्यूनल का, उसको 30 days के अंदर कंपनी क्या कर देगी, फाइल कर देगी। इंटरिम ऑर्डर भी दे सकती है, पार्टी ने किया एप्लीकेशन करा, भैया एप्लीकेशन करा इंटरिम ऑर्डर के लिए, और जो उसको ठीक लगता है वो इंटरिम ऑर्डर दे देगा, जो उसको ठीक लगता है कि रेगुलेट करने के लिए कंडक्ट ऑफ द बिजनेस अफेयर ऑफ द कंपनी सच टर्म्स एंड कंडीशन जो उसको जस्ट एंड इक्विटेबल लगते हैं, वो ऐसा ऑर्डर दे देगा। जस्ट एंड इक्विटेबल लगते हैं तो वो ऑर्डर दे देगा, ठीक है। और एट द कंक्लूजन, जब वो कंक्लूजन करेगा तो वो भले ही अगर हेयर करता है केस सबसेक्शन 3 में, तो ट्राइब्यूनल रिकॉर्ड करेगा अपना डिसीजन स्टेट करते हुए कि भैया जो भी है ये कि वेदर फिट और प्रॉपर पर्सन है कि नहीं है, वेदर और नॉट रिस्पोंडेंट, क्या वो रिस्पोंडेंट जो था वो फिट और प्रॉपर पर्सन था, किस लिए, प्रॉपर पर्सन होल्ड ऑफिस करने के लिए ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्या वो फिट और प्रॉपर पर्सन था, किस लिए, और फॉर द ऑफिस के लिए, टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस जो कनेक्टेड विद कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी है। फिर अल्ट्रेशन, अगर क्या हुआ, अल्ट्रेशन हुआ, किसमें अल्ट्रेशन हुआ, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में क्या हुआ, अल्ट्रेशन हुआ। अगर ट्राइब्यूनल ने क्या करा, कोई अल्ट्रेशन कर दिया मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, ट्राइब्यूनल ने क्या कर दिया, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में एंटर कर दिया, तो हम ये वैसे ही इसको मानेंगे कि जैसे आर्टिकल और एमेबल, जैसे कि कंपनीज एक्ट में मेमोरेंडम होता है, मतलब अल्ट्रेशन होता है, तो कंपनी शेल है देन
आर्टिकल उसमें अल्ट्रेशन कर दिया तो नॉट विथ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो कंपनी शैल नॉट हैव पावर, कंपनी के पास पावर नहीं है टू मेक एनी अल्ट्रेशन, कंपनी के पास कोई पावर नहीं है तो कोई अल्ट्रेशन कर दे जो इनकंसिस्टेंट हो ऑर्डर से, तो आइदर इन द मेमोरेंडम और इन द आर्टिकल विदाउट द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल, वो नहीं कर सकती। अगर उसने ट्राइब्यूनल ने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया उसको, मेमोरेंडम को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया अपने ऑर्डर से, तो कंपनी के पास पावर नहीं है कि भैया उसे अल्टर कर ले विदाउट द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल, ना तो आर्टिकल में ना तो मेमोरेंडम ऑफ। पनिशमेंट 25,000 से 1 लाख, नॉट लेस देन 25,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। अल्ट्रेशन प्रोविजन शैल अप्लाई, और अल्ट्रेशन प्रोविज़न वैसे ही अप्लाई होगा जैसे कि कंपनी ने अपने प्रोविज़न, नॉर्मल प्रोविज़न फॉलो करते हुए अल्ट्रेशन करा है। अल्ट्रेशन मेड बाय द ट्राइब्यूनल मेंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी शैल सेम इफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट एज दे हैव बीन ड्यूली मेड इन अ कंपनी, कंपनी ने करा है, ड्यूली मेड बाय कंपनी इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द सेड प्रोविजन शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली टू द मेमोरेंडम आर्टिकल एक्ट। और सर्टिफाइड कॉपी आपको विद इन 30 डेज दे देनी है, किसको, रजिस्ट्रार को, जो ऑर्डर की। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे टर्मिनेशन के और मॉडिफिकेशन के। अगर कोई टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन होता है सर्टेन एग्रीमेंट जो टू ऑर्डर दे देगा तो सच ऑर्डर कोई क्लेम नहीं होंगे, उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं मिलेगा, व्हाट्स एवर अगेंस्ट द कंपनी पर्सन डैमेजेस और कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ एनी रिस्पेक्ट ऑफ, कुछ भी नहीं मिलेगा। सच ऑर्डर शैल नॉट गिव एनी राइज टू एनी क्लेम, कोई राइज नहीं देता किसी क्लेम के लिए। कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर जिसका एग्रीमेंट खराब हो गया है तो 5 साल के लिए क्या नहीं हो सकता, अपॉइंट नहीं हो सकता बिना लीव ऑफ ट्राइब्यूनल के, अपॉइंट और एक्ट नहीं करेगा एज मैनेजिंग डायरेक्टर। 5 साल के लिए ना तो वो अपॉइंट होगा ना तो एक्ट करेगा एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। डिसक्वालीफाइड हो जाएगा फॉर होल्ड एन अपॉइंटमेंट, जो पर्सन फिट और प्रॉपर नहीं है, जो फिट और प्रॉपर पर्सन नहीं है, द पर्सन जो फिट और प्रॉपर पर्सन नहीं है वो होल्ड नहीं करेगा ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस ऑफ द कंपनी कनेक्टेड विद द कंडक्ट, और एनी अदर ऑफिस जो कनेक्ट है विद द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेड ऑर्डर, और वो कर सकता है विद द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल। ठीक है, प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, विद द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल परमिट कर सकता है सच पर्सन को, वो होल्ड कर ले बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, होल्ड कर सकता है एनी सच ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, और कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और टर्मिनेशन, नॉट इंटाइटल्ड टू बी पेड और एनी कंपनसेशन। प्रोवाइडेड ट्राइब्यूनल को क्या करा है, उसने लीव करा है, रिक्वेस्ट करा है, नोटिस इंटेंशन टू अप्लाई लीव अंडर दिस क्लॉज, अनलेस कोई ट्राइब्यूनल ग्रांट नहीं करेगा लीव ग्रांट नहीं करेगा जब तक उसने क्या नहीं करा, लीव नहीं करा, नोटिस नहीं करा इंटेंशन टू अप्लाई लीव, और पेनल्टी लगेगी 5 लाख तक फाइन लगेगा। क्लास एक्शन क्या है, ट्राइब्यूनल को क्या करें, एप्लीकेशन करिए, किसने करी, मेंबर और डिपॉजिटर ने, कि भैया ये जो कंपनी चल रही है प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इस मेंबर और डिपॉजिटर में नहीं है, तो भैया सबसे पहले बोलेगा रिस्ट्रेन, किस लिए एप्लीकेशन करेगा, भैया रिस्ट्रेन कर लो एक्ट जो अल्ट्रा वायरस में वो कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर लो कंपनी को फ्रॉम ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन, बचा लो प्रोविजन को, डिक्लेयर कर दो रेजोल्यूशन, तो डिक्लेयर कर देगा रेजोल्यूशन जो अल्टर कर देगा प्रोविजन एज वॉइड, अगर रेजोल्यूशन पास बाय सपरेशन ऑफ एक्ट हुआ है तो रिस्ट्रेन कर लो कंपनी को जो एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन, रिस्ट्रेन कर लो कंपनी को एंड डायरेक्टर को जो एक्ट कर रहे हैं सच रेजोल्यूशन पे, बचा लो मतलब बचा लो कंपनी को इस एक्ट को डूइंग करने से पहले, और कॉन्ट्रेरी तो बाकी चीज़ें हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर कौन कौन होंगे, 5%, अगर शेयर कैपिटल है तो 2% ऑफ नहीं 5% ऑफ शेयर कैपिटल, और अगर अनलिस्टेड कंपनी के केस में अगर शेयर कैपिटल और लिस्टेड कंपनी है तो 2% ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, और नहीं है तो 5% ऑफ द मेंबर्स, 5% ऑफ टोटल मेंबर्स और 100 विच एवर इज लोअर, इसमें से जो कम होगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो वो ट्राइब्यूनल देखेगा भैया कि आपने गुड फेथ में करा है, और एविडेंस होने चाहिए आपके पास कि पर्सन जो डायरेक्टर को छोड़ के ऑफिसर ऑफ द कंपनी मैटर प्रोवाइडेड इन क्लॉज A to F,
इन्वॉल्व है पर्सन अदर देन डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी बिफोर द इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, वो ट्राइब्यूनल ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। गुड फेथ में होना चाहिए। जो इन्वॉल्वमेंट है पर्सन का, वो एविडेंस देता है कि भैया वो पर्सन इन्वॉल्व है ये सारी चीज़ों में। कौन सी चाहिए साथ में जो बोलने वाला हूँ, ठीक है। जो हमारा एक्शन था हमारे लिए डिपॉजिटर और मेंबर के लिए क्या है, हमारा राइट छीन रहे हैं वो, और को हमारा राइट है कि एप्लीकेशन करना, और हमारे पास एविडेंस है कि वो मेंबर और डिपॉजिटर जो है उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ये करने में, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये उनका राइट है, ये इन्वॉल्वमेंट है, ये इन्वॉल्व है। हम डायरेक्टर और अदर ऑफिसर में इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टर में नहीं है इन्वॉल्व, और जो पर्सन ये कर रहा है हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, हम गुड फेथ में कर रहे हैं। और हमारा जो एक्शन है, हमारा कॉज ऑफ एक्शन अभी भी अकर हुआ है और ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। जो हमारा कारण था एक्शन का इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन दैट ऑलरेडी अकर्ड वेदर द एक्ट ऑफ ओमिशन कुड बी। और इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब एडमिशन कर लेगा एप्लीकेशन का, कौन ट्राइब्यूनल जब एप्लीकेशन कर लेगा एडमिशन, जब एडमिट कर लेगा एप्लीकेशन तो क्या करेगा, पब्लिक नोटिस सर्व करेगा, पब्लिक नोटिस सर्व करेगा ऑन एप्लीकेशन ऑल मेंबर्स को और डिपॉजिटर को, ठीक है। और सारे मेंबर को और डिपॉजिटर को क्या करेगा, पब्लिक नोटिस देगा, मेंबर और डिपॉजिटर को पब्लिक नोटिस देगा। और फिर सिमिलर एप्लीकेशन अगर कोई रिजेक्शन होगा कंसोलिडेटेड करेगा एक एप्लीकेशन में, जो कोई सिमिलर एप्लीकेशन होगी तो उसको एक में कर देगा कंसोलिडेटेड, और चूज़ करेगा लीड एप्लीकेंट की भैया कौन लीड एप्लीकेंट है, और मेंबर और इसमें ट्राइब्यूनल के पास पावर की अपॉइंट कर सकता है लीड एप्लीकेंट। अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे तो ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि भैया वो अपॉइंट कर देगा लीड एग्रीमेंट जो चार्ज करेगा प्रोसीडिंग फ्रॉम एप्लीकेंट साइड से। अगर दो क्लास एक्शन एप्लीकेंट आ गए तो सेम कॉज ऑफ एक्शन शैल नॉट बी अलाउड। जैसे दो क्लास ऑफ एक्शन है, अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, तो सेम अलाउड नहीं है, अलग अलग होनी चाहिए टू एक्शंस एप्लीकेशन। और कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस जो होगा, जो इसकी कॉस्ट और जो एक्सपेंस होगा कनेक्टेड एप्लीकेशन से, तो क्लास ऑफ एक्शन शैल बी डिफरेड बाय द कंपनी देगी और अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो होगा ऑपरेशन एक्ट के लिए। तो रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है, अगर मेंबर और डिपॉजिटर डैमेज लेते हैं, मेंबर और डिपॉजिटर क्या करते हैं, डैमेज मांगते हैं, कंपनसेशन डिमांड करते हैं और सुइटेबल एक्शन मांगते हैं अगेंस्ट द ऑडिट फर्म से, तो द लायबिलिटी शैल बी, जो लायबिलिटी होगी फर्म की एज वेल एज ईच पार्टनर की हु इज इन्वॉल्व इन मेकिंग एनी इम्प्रॉपर मिसलीडिंग स्टेटमेंट पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट हु एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट अनफुल। मतलब अगर कोई मेंबर और डिपॉजिटर सीक्स कोई डैमेज मांगता है और कंपनसेशन मांगता है और एनी अदर सुटेबल एक्शन मांगता है, किससे, फ्रॉम और अगेंस्ट द ऑडिट फर्म, फ्रॉम और अगेंस्ट द ऑडिट फर्म से क्यों मांग रहा है, द लायबिलिटी शैल बी ऑफ द फर्म एज वेल एज ईच पार्टनर हु वाज इन्वॉल्व। उस बंदे पे रहेगी लायबिलिटी, किस पे रहेगी, उस फर्म पे रहेगी और ईच पार्टनर पे रहेगी जो इन्वॉल्व थे इन प्रॉपर और मिसलीडिंग स्टेटमेंट में, ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट देंगे। और ऑर्डर शैल बी बाइंडिंग, ये सब पे ऑर्डर बाइंड होगा ऑफ द कंपनी मेंबर डिपॉजिटेड ऑडिटिंग फर्म एक्सेप्ट द कंसल्टेंट एडवाइजर और द पर्सन एसोसिएटेड विद द कंपनी। एक्सपर्ट और कंसल्टेंट जो एसोसिएट है एंटिटी से। और पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस 5 से नॉट लेस देन 5 लाख विच में एक्सटेंड टू कंपनी पे, ये कंपनी पे लगेगा 5 लाख, नॉट लेस देन 5 लाख विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज़। और एवरी ऑफिसर पे, और एवरी ऑफिसर होंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years एंड फाइन नॉट लेस देन 25,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और एप्लीकेशन फाइल इज फ्रीयस और वैक्सीसियस, आपने क्या करा, एप्लीकेशन बनाने के लिए करा है, तो अगर एप्लीकेशन फाइल करी
बिफोर द ट्राइब्यूनल और उसको पता चल गया कि भैया ये विशियस और वैक्सीशियस है, तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा राइटिंग और रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन, और एप्लीकेंट को पे करना पड़ेगा कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी 1 लाख रुपए की। और एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नथिंग कंटेनिंग शेल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी, ये बैंकिंग कंपनी एप्लीकेशन नहीं कर सकती, ठीक है। नथिंग कंटेनिंग सेक्शन शेल अप्लाई टू, इस सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है वो बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, बैंकिंग कंपनी पे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या करेगा, फाइल ऑन बिहाफ ऑफ अफेक्टेड पर्सन, जो अफेक्टेड पर्सन है उसके बिहाफ पे फाइल कर रहे हो, कंप्लायंस कर रहे हो सेक्शन का। एन एप्लीकेशन फाइल बाय एनी अदर और एनी एक्शन अंडर बाय सेक्शन एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एसोसिएटेड रिप्रेजेंटेटिव अफेक्टेड बाय, वो कर सकता है सब्जेक्ट टू कंप्लाई, आप कंप्लायंस कर दो, आप कर सकते हो सेक्शन में फाइल एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन फॉर सर्टेन प्रोविजंस टू प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 241 और 245, पेनल्टी of fraud officer, liability proper accounts not kept, liability of fraudulent of business conduct. In other words, the section 6 provide provision of 337 to 3 relating to power। ठीक है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। थोड़ा बहुत छोटा सा ही था, बट थोड़ा सा क्लियर हुआ ऑपरेशन एंड प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो यहाँ पे करे हुए क्वेश्चन तो आएंगे ऑब्वियसली, मुझे पता है। एक बार मेरे को क्वेश्चंस रीड करने पड़ेंगे इसके, तो जब नेक्स्ट टाइम करने जाऊँगा तो मैं क्वेश्चंस रीड कर लूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।